सबको मेरा नमस्कार। सभी वॉलंटियर्स को मेरा प्रणाम। आज वॉलंटियर्स के साथ सीधे रूबरू हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है वॉलंटियर्स के अलावा भी बहुत सारे दोस्त इसको देख रहे होंगे। उन सब लोगों को नमस्कार। मेरे साथ मनीष सिसोदिया भी हैं आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सभी वॉलंटियर्स को, सभी लोगों को जिन्होंने पंजाब गोवा के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत शानदार मेहनत की। मैं खुद पंजाब और गोवा दोनों जगह काफ़ी समय तक था। मैं नहीं समझता कि मेहनत में और प्रयासों में कहीं किसी बात की कमी थी, हो ही नहीं सकती थी। रात दिन 24 घंटे कुछ नहीं देखा, सब ने बहुत मेहनत की। आप सब लोगों को, और ख़ास तौर से बहुत सारे एनआरआईज पूरी दुनिया भर से आए थे, बहुत सारे डोनर्स ने पैसा दिया, बड़ी मुसीबतों के बावजूद पैसा दिया। उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। नतीजे हमारी आशा के मुताबिक नहीं आए। हमें पूरा भरोसा था कि पंजाब में पक्का सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे जो भी आए, मैं भी देख रहा हूं अपने कुछ साथी मुंह लटका के घूम रहे हैं। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। चीयर अप। आपके हाथ में एफर्ट्स हैं, काम करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। आपने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी नीयत पूरी तरह से निस्वार्थ थी। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन सब कुछ दांव पे लगाया हुआ था। किस लिए? अपने लिए थोड़ी। टिकट तो 117 लोगों को मिली थी, बाकी सारे किस लिए लगे हुए थे? अपने लिए थोड़ी लगे हुए थे, एक सपना लेके लगे हुए थे। तो एक बारी वापस चलते हैं 3-4 साल पहले, थोड़ा याद करते हैं। आज से 3-4 साल पहले तक, अन्ना आंदोलन के पहले तक, हम लोगों को कोई जानता भी नहीं था इस देश के अंदर। हम छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे लोग हैं। हम सब लोग साथ आए अन्ना आंदोलन में। हम सब लोग साथ आए क्योंकि हमारा एक सपना है, हमारा एक सपना था कि देश को बदलना है। हमें लगता था कि इस देश में लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश में सब कुछ है, सारे मिनरल्स हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग सबसे बेस्ट लोग, मैं हमेशा मानता हूँ सबसे बेस्ट लोग इस देश के अंदर है। फिर भी ये देश क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? क्योंकि इस देश की राजनीति खराब है। तो अन्ना जी के टाइम में तो कहा भाई एक ऐसा कानून पास करो कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने चैलेंज किया, पार्टी बनानी पड़ी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसके 70 में से 67 सीट आ गई। ये कुछ ना कुछ ऊपर वाले का चमत्कार था। कभी नहीं हुआ। हम जैसे छोटे लोग, मामूली लोग, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, हम सब लोगों की कोई हैसियत नहीं है, ना पैसा था, ना आदमी थे, कुछ नहीं था, केवल एक सपना था। निस्वार्थ भाव से सब कुछ दांव पे लगा के काम कर रहे थे और दिल्ली के अंदर सरकार बन गई। और जिस सपने के लिए आप लोगों ने काम किया था, दिल्ली के अंदर आज वो कई क्षेत्रों के अंदर, दिल्ली में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, कई सारी रुकावटें आ रही हैं। उन रुकावटों के बावजूद भी वो सपना कई सारे क्षेत्रों में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
उसकी बात मैं अलग से करूँगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं हमेशा जो कहता हूँ कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, जब आप निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हो, तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनना कोई अजूबे से कम नहीं था, कोई चमत्कार से कम नहीं था। हम लोग काम करते गए, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा, नतीजे जो मर्जी आए, लेकिन उन नतीजों से अब घबराना नहीं है अपने को। अपनी लड़ाई जारी रहेगी, अपना काम जारी रहेगा, अपना संघर्ष जारी रहेगा। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत बाधाएं आएंगी। और आज आप छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे। इन्होंने दिल्ली के अंदर देख लिया कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बन जाए तो क्या चमत्कार हो सकते हैं। आज इस देश की सारी भ्रष्ट ताकतें, आज इस देश की सारी गलत ताकतें आपके सामने खड़ी हैं। बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ आप लड़ रहे हो। लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लड़ाई है, ये इतिहास की बहुत मुश्किल लड़ाई है। तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके आशा के अनुरूप नतीजे नहीं आएंगे, उसे घबराना नहीं है बिल्कुल। उसके बाद आपको और मजबूती के साथ यह भरोसा लेके आगे बढ़ना है कि आपकी अंत में जीत होगी होगी। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई कभी हार नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है, थोड़ी देर के लिए हताशा हो सकती है, लेकिन अंत में आपकी जीत पक्की है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो। जैसे अन्ना जी उन दिनों में कहते थे, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी अगर आप देखो, कितने लोगों ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव, कितने लोगों ने अपनी जान दांव पे लगाई थी, कुर्बानियां दी थी, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी उन लोगों ने। इसलिए नहीं कि कल ही आज़ादी मिल रही थी, बहुत सारी कदम कदम पे हार भी देखनी पड़ी उन लोगों को। ऐसे ही अपने लोगों को भी हार देखनी पड़ेगी, कदम कदम पे हार देखनी पड़ेगी। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब हमें लगेगा कि आशा के अनुरूप नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आप लोगों ने, सबने मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई। आज मुझे ये बड़ी खुशी होती है, मैं जितने भी वॉलंटियर्स से मिलता हूँ, ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिए, जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। इस बात की खुशी होती है कि उन सारे वॉलंटियर्स को आज अपनी सरकार पे गर्व है। उन सारे वॉलंटियर्स को लगता है कि हाँ, नहीं तो ऐसा हो सकता था, ऐसे कई मौके आए इतिहास के अंदर कि जब आंदोलन राजनीतिक पार्टी बना तो साल 2 साल के अंदर ही भटक गया, रास्ते से भटक गया। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं हुआ, अपने आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये और मजबूत हुआ है। दिल्ली की सरकार चलाने के 2 साल के बाद अगर पंजाब के अंदर एक बड़ी उम्मीद जागी, ये इसलिए क्योंकि पंजाब के लोगों ने दिल्ली के काम को देखा था। आज सारे वॉलंटियर्स दिल्ली की सरकार के काम से बहुत खुश हैं। ये मनीष सिसोदिया जी बैठे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने वो करके दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते, अभी तक सोच भी नहीं सकते थे। किसी भी राष्ट्र का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके लोग पढ़े लिखे ना हो। अनपढ़ लोगों से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। पढ़े लिखे लोग किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है। जब तक हम लोग अपने बच्चों को, अपने लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा का क्षेत्र एक तरह से 2 पार्ट में बट गया। अमीर लोग मतलब प्राइवेट स्कूल में जाओ, गरीब लोग मतलब सरकारी स्कूल में जाओ, और सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो गरीब जिंदगी भर गरीब रहेगा। इसको बदला है, पहली बार बदला है। सरकारी स्कूलों के अंदर लोग अब अपने बच्चों को भेजने में फख्र महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की काया पलट हो रही है, प्राइवेट स्कूलों को डिसिप्लिन किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए बुनियादी बातें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर कोई भी राष्ट्र
तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके लोग स्वस्थ ना हो। बीमार लोगों से थोड़ी राष्ट्र की तरक्की होती है। अगर चारों तरफ बीमारियां फैली हुई हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी आज हमारा ये हो गया था, पैसे हैं तो इलाज होगा और पैसे नहीं है तो लोग आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। कई किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि बीमारी हो गई घर के अंदर, लोन लेना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा और फिर भर नहीं पाए और आत्महत्या करनी पड़ी। आज पहली बार पूरे दिल्ली के अंदर लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है। बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। अभी तक जो सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हमने पैसा लाया ईमानदारी के साथ, भ्रष्टाचार खत्म करके पैसे की कमी नहीं हो रही है। पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, कोई कमी नहीं है। शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त है। तो जिस चीज के लिए आप लोग लड़े थे उनमें से कई चीजें आज होते हुए हम देख रहे हैं कि अगर ईमानदार सरकार आ जाए, अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, सही दिशा में काम करने वाली सरकार आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो ये अंग्रेजी में कहते हैं बेबी स्टेप्स हैं, पहले कुछ कदम है। बहुत बड़ी यात्रा करनी बाकी है, अभी बहुत कुछ अपने देश को बदलना बाकी है, इस राष्ट्र का निर्माण करना भी बाकी है। अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, सब लोग लग जाओ। एमसीडी क्यों जरूरी है? एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था हम नेपोलियन नहीं है कि इस पृथ्वी को जीतने चले हैं। अब ये चुनाव लड़ेंगे, फिर वो चुनाव लड़ेंगे, फिर वो चुनाव लड़ेंगे, फिर वो चुनाव लड़ने में अपनी जिंदगी नहीं खपाने वाले। चुनाव लड़ना छोटी चीज है, राष्ट्र का निर्माण बड़ी चीज है, देश का निर्माण बड़ी चीज है, देश के लोगों का निर्माण बड़ी चीज है, देश के लोगों को पढ़ाना बड़ी चीज है, देश के लोगों को स्वस्थ करना बड़ी चीज है। वो हमारा सपना है, उसको पूरा करना है। अब एमसीडी का चुनाव है तो एमसीडी का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर शिक्षा में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज दिल्ली को गौरव से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। मुझे बहुत खुशी है, यूनाइटेड नेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस के जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है कोफी अन्नान साहब, उन्होंने तारीफ की दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक्स की। सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुई, सारे दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, वहां पे तारीफ हुई मोहल्ला क्लिनिक की। तो दुनिया भर के लोग दिल्ली की कामों को बड़े चाव से देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम हो रहा है, और दुनिया कह रही है ऐसा काम दुनिया भर में होना चाहिए। भारत का नाम रोशन, केवल दिल्ली के लोगों को फायदा नहीं हो रहा, भारत का नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अब एमसीडी के अंदर दिल्ली की जो, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इतना कचरा है, इतना कचरा है, इतना कचरा है चारों तरफ, इतना कूड़ा है, बदबू ही बदबू है। बहुत दुख होता है। देश की राजधानी है, एक तो दिल्ली के लोग परेशान हैं, कोई नहीं चाहता कूड़े में जिए। बाहर से लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, क्या देखते हैं, क्या इमेज लेके जाते हैं। ऐसा देश है। काफी कोशिश की मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि दिल्ली नगर निगम जो है एमसीडी, वो हमारे पास नहीं है, वो वहां पे बीजेपी और कांग्रेस का राज है। हमने काफी कोशिश की कि उनको जितना पैसा वो मांगते थे पैसा दिया, सब कोशिशें की कि उनके साथ मिलके काम करें, उन्होंने नहीं किया। अब अगर नगर निगम में अपनी सरकार बनती है तो अपने को दिल्ली साफ करनी है, दिल्ली चमकानी है। जैसे जब आप लंदन जाते हो, पेरिस जाते हो, न्यूयॉर्क जाते हो, वॉशिंगटन जाते हो, टोक्यो जाते हो, पहली चीज जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो क्या दिखता है? यार कितना खूबसूरत शहर है। मन में आता है ना, यार दिल्ली ऐसी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जैसे पहले आप सोचते थे यार सरकारी स्कूल ठीक क्यों नहीं हो सकते, हो गए ना, अब होने लगे हैं सरकारी स्कूल ठीक। पहले आप सोचते थे यार सरकारी अस्पताल ठीक क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। आपने ईमानदार सरकार को वोट दिया, होने लगे। तो दिल्ली साफ भी हो सकती है। इस बार ईमानदार पार्टी को सब लोग मिलकर वोट देंगे, आप लोग मेहनत करना जैसे दिल्ली सरकार के चुनाव में मेहनत की थी। तो एमसीडी के अंदर आएंगे तो एक तो अपने को दिल्ली साफ करनी है, और मुझे ये लगता है चाहे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में
हमने सारा हिसाब किताब लगाया, बजट बनाने बैठे तो लगा कि दिल्ली का 40,000 करोड़ का बजट था, उसमें जैसे 10,000 करोड़ 25% बजट हमने शिक्षा में दे दिया। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं में 14% बजट की जरूरत थी, 14% दे दिया। दिल्ली को साफ करने के लिए भी जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। साफ करनी है दिल्ली को, चमकाना है, बदबू खत्म करनी है, कूड़ा खत्म करना है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी देशों में हो रहा है, वैसे ही सीखेंगे उनसे भी, जो वो करते हैं हम भी वही करेंगे। तो सारे मिलके इस बार एमसीडी के चुनाव में लग जाओ। और दूसरा, दिल्ली नगर निगम में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसको भी दूर करना है। सारे मिलके लग जाओ इस पर। एमसीडी के चुनाव में भी ईमानदार सरकार आएगी तो सब लोग मिलके करेंगे। एक चीज की थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, मैं, आप तो अपने ही लोग हो, अपने परिवार के लोग हो, आपसे मैं शेयर कर सकता हूं। कभी कभी स्वार्थ आ जाता है मन में। जैसे आजकल थोड़े से वॉलंटियर्स के अंदर ये टिकटों को लेके गड़बड़ चल रही है कि मेरे को टिकट नहीं मिली जी, बताओ मेरे में क्या कमी थी जी, मैं तो 4 साल से वॉलंटियर हूँ जी, मेरे को टिकट नहीं मिली जी। तो जैसे मेरे पास वॉलंटियर्स आते रहते हैं, रोज आते हैं, मैं खूब मिलता हूँ वॉलंटियर से। तो कुछ वॉलंटियर्स आए, बोले जी हमको टिकट नहीं मिली जी, 4 साल से काम कर रहे हैं जी। तो मैंने उनसे पूछा तो फिर 4 साल से टिकट के लिए काम कर रहे थे? तो बोले ना ना, टिकट के लिए नहीं काम कर रहे थे। तो मैंने कहा जो सपना 4 साल पहले लेके आए थे, दिल्ली सरकार के काम से खुश हो? बोले जी बहुत खुश है। तो मैं कहा दिल्ली सरकार आपके सपने के मुताबिक काम कर रही है? बोले बिल्कुल कर रही है। तो मैं कहा टिकट्स के लिए तो नहीं आए थे, सपना लेके आए थे, वो सपना पूरा हो रहा है। मैंने कहा मैं, हमारे जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए हैं, उनका मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, लेकिन जितने वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जो कुर्बानी करी है, वो कुर्बानी सुप्रीम है, वो कुर्बानी को सलाम है। वो कुर्बानी जिस सपने के लिए आपने की थी, वो सपना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है जी। तो ये टिकट की छोटी बातों में मत उलझ जाना। जिसको मर्जी टिकट मिले, जो मर्जी जीते, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है क्या वो सुधार हो रहा है, जिस सुधार के लिए हम लोग आए थे वो कहते आज हो रहा है। टिकट के चक्कर में मत पड़ा। मैं मानता हूं आप 270 टिकटें देते हो, 4 लोगों को, हो सकता है कि आप कहो भाई ये कमजोर आदमी है जी, इससे मजबूत आदमी और था। अपनी अपनी असेसमेंट हो सकती है, ये ज़्यादा मजबूत है जी, ये ज़्यादा कमज़ोर है जी, हो सकता है। ये जब इतनी सारी टिकटें, तो 2-4 इधर उधर हो भी सकती है। इसके हम चक्कर में मत पड़ना। बड़ा सपना ध्यान में रखो कि हम बदलाव के लिए आए हैं, हम देश को बदलने के लिए आए हैं, हम राष्ट्र निर्माण के लिए आए हैं। वो सपना अपने मन से कभी निकलने मत देना इन छोटे टिकटों के चक्कर में। मैं खुद देख रहा हूँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर है तो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं उसकी नज़र रखे हुआ हूँ। मैं मनीष से कहूँगा अगर आप कुछ 2 शब्द मुझे लगता है कि बातचीत, जो कई सारे लोगों के सवाल भी हैं, उस पर चर्चा करते करते कुछ बात रखेंगे। क्वेश्चंस मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मैंने इसमें शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, इस दिल्ली से है। एक साथी पूछ रहे हैं कि राहुल नाम है उनका, कि सर आपने वाईफाई वाला प्रॉमिस किया था और वो वाईफाई वाला प्रॉमिस कब पूरा होगा? ये बहुत अच्छा आपने पूछा। क्या नाम है? राहुल। आपने बहुत अच्छा पूछा, बिकॉज इस वक्त बीजेपी वालों के पास और कुछ नहीं है अपने खिलाफ कहने की, बस ये कहते हैं वाईफाई कहाँ है जी, वाईफाई कहाँ है जी। वाईफाई भी आएगा और 5 साल के अंदर अंदर आएगा। वाईफाई को लाने में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने पहले भी कहा था, वाईफाई के कई सारे मॉडल्स हैं। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जो 100% वाईफाई हो, फ्री वाईफाई हो। तो ये अपने आप में एक पहला एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा। तो इसमें टेक्निकली कई सारे मॉडल्स हैं। एक है कि जगह जगह आप हॉटस्पॉट लगाओगे क्या,
दूसरा है कि पूरे दिल्ली में ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाओगे क्या। तो इस तरह के कई सारे टेक्निकल और फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, जब तक उनको हम अच्छे से इवैल्यूएट नहीं करवा लेते, कोई एक मॉडल आज हम कर लें और कल को पता चले वो तो टेक्निकली ठीक नहीं था, सारा फेल हो गया, या पता चले फाइनेंशियली ठीक नहीं था, कोई और बेटर मॉडल था, तो फिर धोखा हो जाएगा, आप ही लोग फिर जूते मारोगे हमको। तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ठोक पीट के अच्छा मॉडल लेके आए, ये हमारा मकसद है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना, लेकिन 5 साल में कर देंगे, ये गारंटी है। अगला सवाल एमसीडी चुनावों से जुड़ा हुआ है। साथी पूछ रहे हैं कि हम एमसीडी चुनाव लड़ रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी का एमसीडी चुनाव के लिए मेन एजेंडा क्या है? अभी जैसे मैंने बताया, कई सारी चीज़ें करेंगे एमसीडी के अंदर, लेकिन 2 चीज़ें गांठ बांध लो, 3 चीज़ें। एक, दिल्ली साफ करनी है, दिल्ली चमकानी है। दिल्ली में अगली बार कोई फॉरेनर आए, दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर निकले, तो उसे लगना चाहिए यार वाह क्या दिल्ली है, मज़ा आ गया। वो वापस जाके टोक्यो में से भी वापस जाके कहे यार टोक्यो को दिल्ली जैसा, अभी लोग कहते हैं ना दिल्ली को पेरिस जैसा बनाएंगे, अगली बार पेरिस वाला कहे कि पेरिस को दिल्ली जैसा बनाएंगे। ऐसी दिल्ली करनी है अपने को। तो पहला तो ये, और दूसरा भ्रष्टाचार खत्म करना है। दिल्ली नगर निगम में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई मर जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और तीसरा, एमसीडी में स्वराज लागू करना है। जैसे जितने ये छोटे छोटे ठेके होते हैं नगर निगम के, हम देखते हैं एक ही सड़क 3 बार कागजों में बन गई और पेमेंट हो गई। हम देखते हैं कि हमें चाहिए तो था नलका और बना रहे हैं फुटपाथ, तो अब वहाँ पे जनता के से पूछ के काम किए जाएंगे नगर निगम के। जो जनता कहेगी भाई यहाँ पैसा लगाओ तो वहीं लगाएंगे, और जब तक जनता नहीं कह देगी कि ठेके काम अच्छा हो गया, तब तक ठेकेदार की पेमेंट नहीं होगी। ये तीनों चीज़ें अपने को करनी है। अगला सवाल मध्य प्रदेश में ग्वालियर से एक साथी पूछ रहे हैं, पंजाब और गोवा के चुनाव के बाद बाकी राज्यों में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, उनके लिए क्या निर्देश है, वे क्या करें? अभी 2 चीजें सब करो। एक तो संगठन निर्माण करना बहुत जरूरी है। संगठन में शक्ति है। हर राज्य के अंदर बूथ लेवल तक कार्यकर्ता तैयार करो, लोगों को जोड़ो, ईमानदार राजनीति के बारे में बताओ। और दूसरा, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग करो, आपस में बातचीत का, पूरे संगठन का कम्युनिकेशन का नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग करो। दिल्ली की सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, कितने अच्छे अच्छे काम कर रही है, ईमानदार सरकार आ जाए तो क्या क्या कर सकती है, ये बात अपने अपने पूरे राज्य के अंदर फैलाओ, जनता में फैलाओ। अभी इन दोनों चीज़ों पे काम करते हैं। और इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि कई बार मैं भी वॉलंटियर से बात करता हूँ बाकी जगह से, ईमानदार सरकार एक सपना है, और ईमानदार सरकार क्या करे, आम आदमी की शिक्षा पे काम करे, आम आदमी के स्वास्थ्य पे काम करे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं, उसकी सारी मेहनत इस पर लग रही है। तो आज जितने हम वॉलंटियर्स से बात करें, जितने और वॉलंटियर्स भी जब कहते हैं भाई हम लोगों से क्या बात करें, तो सबसे बड़ी बात तो लोगों के पास यही है कि एक सरकार आ सकती है, और वो सरकार ईमानदारी से चल के जो अभी तक बेईमानी पे पैसा खर्च होता था उसको स्कूलों में, अस्पतालों में लगा सकती है। वो सरकार आके बहुत आम लोगों के बारे में, अमीर लोगों के लिए, अमीर भी कहना ठीक नहीं है, बहुत सेलेक्टेड लोगों के लिए बढ़िया एक स्कूल बना देना किसी शहर में, एक अच्छा अस्पताल बना देना, और बाकी धक्के खाते रहें, वो मॉडल ठीक नहीं है, वो गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस ये है कि शहर में रहने वाले, गाँव में रहने वाले हर आदमी को अच्छी एजुकेशन मिल सके। वो तो सपना है ना, उसी सपने को देखते हुए चलें। तो वो सपना जितना मल्टीप्लाई होगा, उस सपने को शेयर करें, उस सपने के साथ वॉलंटियर्स को जोड़ें। आम आदमी पार्टी से ज्यादा वो सपना है। और दूसरी एक अच्छी चीज हो रही है, आपने अपनी राजनीति से दूसरे दलों पे थोड़ा थोड़ा असर डालना तो चालू किया है। जैसे आज कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि कोई लाल बत्ती पंजाब में नहीं लगेगी। आज तक तो नहीं कहा था, अब कहा, तो बधाई आप सब लोगों को। आज कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल पास करेंगे।
4 साल पहले ही कर देते, हमें पार्टी ना बनानी पड़ती। तो अच्छी बात है, हम करें वो करें एक ही बात है, हम कोई सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं। अगर यही सुधरने लग जाए तो अपने को क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। गवर्नेंस की बात हो रही थी, गुजरात से एक साथी पूछ रहे हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स और मोहल्ला क्लिनिक्स के अलावा और कौन कौन से काम है जो लोगों को बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं? बहुत सारे काम हैं। पहले तो ये आपने 2 काम इतने बड़े हैं जिसको ऐसे कह दिया, ये छोड़ के और क्या ये अपने आप में एजुकेशन रिफॉर्म्स पे मनीष बोलेंगे। एजुकेशन पे क्या क्या एजुकेशन और हेल्थ के अलावा वो पूछ रहे हैं। नहीं, पहले एजुकेशन बता दो उनको कि मुझे वो लगता है छोटी कि बात नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये मॉडल तो देश में और दुनिया में बहुत उपलब्ध है कि किसी भी शहर में एक अच्छा स्कूल खोल दो और शहर के कुछ लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ लें और बाकी सब लोगों के बच्चे वही घिसटते पिसटते सरकारी स्कूल में पढ़ें, किसी छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, उन सब में पढ़ते रहें और सिफारिश लगाते रहें लोग बड़े हॉस्पिटल में, बड़े स्कूल में एडमिशन मिल जाए। ऐसी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में कहीं जगह मिल जाए, बेड मिल जाए, कोई घर में बीमार हो, आम लोग कहाँ जाएं? तो उनके लिए दिल्ली ने बहुत सारे पजल खत्म कर दिए हैं। सरकारी स्कूल अच्छे ठीक चल सकते हैं, सरकारी स्कूलों के प्रति पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बन सकता है, दिल्ली इसका मॉडल बन चुका है। प्राइवेट अस्पतालों पे निर्भर समाज सरकारी अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और बढ़िया अस्पतालों में इलाज करके बढ़िया ट्रीटमेंट लेके, प्राइवेट अस्पतालों जैसा ट्रीटमेंट लेके आम आदमी इस कॉन्फिडेंस से जी सकता है। ये दिल्ली में संभव हो रहा है। बाकी मुझे लगता है बिजली और पानी जैसी चीज़ें हैं जिसपे अरुण जी को शायद जिक्र करना होगा, पर पानी की एक बड़ी चीज़ जो दिल्ली में की और मैं बहुत चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि देश के किसी भी शहर में जो नहीं हुआ। हम ही लोग यूरोप जाते थे, मैं जर्नलिस्ट के रूप में जाता था, अमेरिकन कंट्रीज में कहीं गया, वहाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोग कहते थे देखो जी हमारे यहाँ पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो होटल में टोंटी से पानी पी लेना इसी गिलास में भर के। मुझे आश्चर्य होता था ये कैसे हो सकता है, लेकिन था, रियलिटी थी। हमें लगता था हमारे देश में कब होगा, आज़ादी के इतने साल बाद हम पूरे देश तो छोड़िए, दिल्ली देश की राजधानी में हम पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे ठीक से। आज शुरुआत की है दिल्ली में, दिल्ली की कई कॉलोनीज में, कई जोन्स में आज पीने के पानी की गारंटी ले रहे हैं। आप टोंटी खोल के पीजिए, आपको घर में आरओ लगाने की जरूरत नहीं, आपको छत पे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे पानी उपलब्ध है। आरओ जैसा पानी जो शानदार पानी है, और वो गारंटी आप देश की किसी जगह पर उसको टेस्ट कर लीजिए। तो ये पानी की गारंटी लेनी पड़ेगी सरकारों को, देश के हर आदमी को पीने का पानी मिल सके, दिल्ली के हर आदमी को पीने का साफ पानी मिल सके, 24 घंटे मिल सके। इसकी जिम्मेदारी आज हम दिल्ली में ले रहे हैं। बिजली भ्रष्टाचार बड़ी बड़ी कंपनियां करें, बड़े बड़े नेता करें और आम आदमी के हर महीने उसका बिल चुकाना पड़े भ्रष्टाचार का, ये दिल्ली मॉडल बन गया था। देश भर में बिजली महंगी हो रही है, हर जगह जहां जहां बिजली महंगी हो रही है उसकी वजह वही है, भ्रष्टाचार नेता और कंपनियां मिलकर कर रहे हैं और आम आदमी भी उसका बिल चुका रहा है। तो दिल्ली मॉडल बन गया कि भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है, बिजली की जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट पे आम आदमी को बिजली मिल सकती है, सस्ती बिजली मिल सकती है। आप मैं कल, मेरा एक दोस्त आया था, वो बता रहा था कि वो किसी पार्टी में था, पार्टी में लोग आपस में बात कर रहे थे, तो एक आदमी ने कहा, उसने कहा भाई ये मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी 7,000 रुपये महीना फीस है, और बोला इस साल वो बढ़ा के 12,000 करने वाले थे स्कूल वाले, हमारी सरकार ने ऑर्डर पास करके उसको रुकवा दिया फीस बढ़ने से। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स हैं और दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंट्स हैं, एक एग्जाम्पल बता दो पूरे देश में जहां सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका हो। वो कहते जी सीधे सीधे 5,000 रुपये महीने की मेरी बचत यहां हो गई। फिर बोला पड़ोस में एक सरकारी अस्पताल है, तो कहता मेरी आया वहां जाती है, उसने मेरे को आके बताया जी पिछले 1 साल से वहां फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। तो बोला एक दिन मैं चला गया वहाँ पे, डॉक्टर से मिला, उसने मेरी दवाइयाँ लिखी और सारी दवाइयाँ मेरी जो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मैं लेता था सारी फ्री में मिल गई। ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी पूरे देश में।
आज हमने देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर कर दी 2 साल में। जैसे आज अगर आप 400 यूनिट बिजली दिल्ली में खर्च करते हो, दिल्ली में रहते हो, घर में रहते हो और 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो, तो आपका खर्चा आता है 1370 रुपये। बम्बई में रहते हो, 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो, आपका खर्चा आता है 4000 रुपये। गुजरात में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो, आपका खर्चा आता है 2700 रुपये। बेंगलोर में रहते हो, 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो, आपका खर्चा आता है 2600 रुपये। सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर है। पानी मुफ्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, और हर घटना के पीछे बड़ी बात है। हमारा ये मानना है कि आखिर हम सरकारें बनाते क्यों हैं, सरकारों को टैक्स क्यों देते हैं। अभी तक देश के अंदर ये माहौल बना दिया था यूजर चार्जेस कि सरकार जो भी सेवा देगी उसके यूजर चार्जेस लेगी। सरकारी स्कूलों के अंदर फीस बढ़ने लगी थी। सरकारी स्कूल में भेजोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल में जाओगे एक्सरे के पैसे देने पड़ेंगे, आपको अल्ट्रासाउंड मशीन के पैसे देने पड़ेंगे, आपको हर चीज। पानी देगी सरकार तो उसके पैसे लेगी। मान लो मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पानी नहीं पीऊंगा क्या, मैं मर जाऊंगा क्या। सरकार कहती थी पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर सरकार बनाई क्यों है, टैक्स देते क्यों है। आपकी घोड़ा गाड़ी के लिए देते हैं, लाल बत्ती की गाड़ियों के लिए देते हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए देते हैं, आपके एयर कंडीशनड कमरों के लिए देते हैं, इसलिए देते हैं क्या टैक्स, इसलिए नहीं देते टैक्स। पहली बार हमारी सरकार आई है जो हम कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारियां क्या है। सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य देना, सरकार की जिम्मेदारी है आपको पीने का पानी देना, सरकार की जिम्मेदारी है आपको अच्छी बिजली देना, 24 घंटे बिजली, सस्ती बिजली देना। यह सरकार की जिम्मेदारी है, और जो सरकार ऐसा नहीं दे सकती उसको बने रहने का कोई अधिकार नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी सरकार को। ये हमने पहली बार करके दिखाया कि हो सकता है। अगर ईमानदारी से सरकार चलाओ, पैसे हैं सरकार के पास, बहुत पैसे हैं, खा जाते हैं ये सारा का सारा पैसा। ये पहली बार करके दिखाया, ये छोटी बात नहीं है। और भी बहुत सारे काम किए हैं। पेंशन बढ़ा दी अभी हम लोगों ने, गरीबों को पेंशन मिला करती थी 1500 से 2500 रुपये महीना करिए, किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया फसलों का, बहुत सारे काम किए हैं। मैं भी गिनाने लोगों दो तीन को चीजें मुझे लगता है जरूर बात कर रहे थे तो मुझे ध्यान आई कि एक तो दिल्ली में आज बिजनेस करना देश में सबसे आसान हो गया है, और उसकी 2 वजह हैं। एक, बिजनेसमैन को सबसे डर, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, बिजनेस चलाते हैं तो रिश्वत देनी पड़ती है, रेड होती रहती है। आज दिल्ली में व्यापारी बहुत खुश है इस बात को लेके कि हमारे यहाँ ये मनमर्जी रेड राज नहीं है, रेड राज खत्म हो गया, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया दिल्ली में। आज दिल्ली के व्यापारियों को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, टैक्स के नाम पे, इन सब के नाम पे। दूसरा, लगातार, मैं तो वित्त मंत्रियों के साथ भी मिलता हूँ देश भर के, सारे आश्चर्य करते हैं इस बात पे, लगातार 3 बजट इस सरकार ने टैक्स फ्री दिए हैं। टैक्स फ्री का मतलब है कि किसी चीज पे टैक्स बढ़ाया नहीं है, बल्कि कम किया है, उल्टा रिवर्स किया है। 12% टैक्स था बहुत सारी चीजों पे, 3 साल में लगातार कम कर करके 70-80 बड़ी चीजों पर टैक्स हमने 12% से घटा के 5% कर दिया है। इसका फर्क क्या पड़ता है समझते हैं? महंगाई कम होती है। टैक्स 1% भी बढ़ जाता है ना तो अचानक चीजें बढ़ जाती हैं। 1 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाता है ना टैक्स, तो सारी चीजें महंगी होने लगती हैं। आज दिल्ली सबसे कम टैक्स वाले राज्य की ओर बढ़ रही है। वजह उसकी साफ है, क्योंकि ईमानदारी की सरकार है। आपको व्यापारी को ब्लैकमेल तो करना नहीं है, तो टैक्स कम कर दो। जैसे जैसे टैक्स करते हैं व्यापारी खुश होता है, और व्यापारी मतलब टैक्स का कंप्लायंस ज्यादा करता है। ज्यादा टैक्स करोगे टैक्स चोरी करने की कोशिश होती है। तो इसलिए ये एक मॉडल है, और सारे वित्त मंत्री मुझसे इस बारे में पूछते हैं जब वित्त मंत्रियों की बैठक होती है, यार टैक्स करके कम कैसे चला देते हो। हमने कहा हमारा डेटा उठा के देख लो आप, जहां जहां हमने टैक्स किया वहां वहां टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, तो इसलिए कमी नहीं है। दूसरी चीज, एक बहुत स्लाइटली निकल गई, मीडिया ने बहुत अच्छे से कवर नहीं किया उसको। आपको पता है दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ा है 0.8%, बहुत छोटी सी फिगर लागू होती है, लेकिन इसको अगर एरिया में देखें 600 एकड़ का ग्रीन कवर दिल्ली में बढ़ा है। चारों तरफ मेहनत करके लोगों ने मेहनत की है, हमने नहीं, सब लोगों ने मेहनत की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इस पर काम किया। 0.8% का मतलब समझा रहे हैं ये
कि दिल्ली में 600 एकड़ जमीन के ऊपर पेड़ नए लगे हैं। ग्रीन कवर बढ़ गया। ग्रीन कवर बढ़ा। अभी तक क्या होता था, कागजों में लाखों पेड़ लगते हैं, जमीन पे नहीं दिखते, और हर साल लगते हैं, हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आज आप दिल्ली में बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर, ग्रीन कवर 600 एकड़ बढ़ गया है। वो पेड़ जो अब तक कागजों पे लगते थे, ईमानदारी से जमीन पे लग रहे हैं, चल रहे हैं, पल रहे हैं, उनको पाला जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। उसकी वजह से दिल्ली में छोटी चीज लग सकती है लेकिन बड़ी चीज है, बहुत बड़ी समस्या। पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की बात करते हैं, हर साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, अरबों रुपए पेड़ लगाने पे, पौधे लगाने पे खर्च करते हैं। कहाँ जा रहा है? अगर आप पिछले 10 साल में हुए हिसाब किताब को देख लेंगे ना, पूरे देश में पेड़ पौधे लगाने पे ग्रीन कवर नहीं बढ़ता मिलेगा। दिल्ली देश का ऐसा राज्य है जहाँ 600 एकड़ ग्रीन कवर बढ़ा है। छोटी चीज नहीं है, और ये ईमानदारी की गवर्नेंस की वजह से बढ़ा है। दूसरा, और कुछ छोटी चीजें जिनको हम इग्नोर करते हैं गवर्नेंस में, खुले में शराब पीना, देश भर में इसमें अपराध होता है। जहां जहां लोग ठेके के सामने इधर उधर बैठ के खुले में शराब पीते हैं, गाड़ी में बैठ के अंडे की दुकान पे, वहां वहां अपराध बढ़ता है। आज दिल्ली में लोग खुले में शराब पीने से डरते हैं। कोई कितना ही बड़ा गुंडा हो, आपस में ये जरूर बात करते हैं, यार खुले में शराब पी, गाड़ी में बैठ के शराब पी तो अंदर जाना पड़ सकता है, रात को जेल में बितानी पड़ती है। यहाँ पे अगर खुले में शराब पीता वो पकड़ा जाता है कोई तो ये हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर जहां जहां था हमने इन्फोर्स किया। एक और बड़ी चीज हुई, दिल्ली में खुले में शौच जाते थे, आप ट्रेन से देखो जाके, रेलवे लाइन के किनारे खूब लाइन, झुग्गियों की तरफ जैसे जाओ, गरीब बस्तियों की तरफ जाओ, खुले में शौच होता था। आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली को ओपन डेफिकेशन से फ्री कर दिया है। और हमारे ऑफिसर्स ने, टीम्स ने रात को 4 बजे जा जाके सर्वे किया इलाकों का, किन किन इलाकों में वहां पे टॉयलेट्स बना रहे हैं, वहां पे शानदार टॉयलेट्स बन रहे हैं जो फंक्शनल हैं। तो ये शायद जैसा सीएम साहब ने बताया अभी, गरीब लोग या बुजुर्ग लोग, उनके लिए सोचते नहीं है लोग। 500 रुपए की पेंशन दे दी। आज दिल्ली में, देश में सबसे ज्यादा पेंशन यहाँ पे दिल्ली में मिल रही है बुजुर्ग लोगों को। 2500 रुपए पेंशन कर दी, 1000 रुपए बढ़ाई अभी थोड़े दिन पहले, और अब मिलने लगी है। ऐसा नहीं है कि अनाउंसमेंट हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य बुनियाद है देश की। बिजली, पानी बेसिक, मिनिमम वेजेस बढ़ाए अभी 9000 रुपए। आज दिल्ली के स्कूलों में सिर्फ शिक्षा नहीं मिल रही, हर स्कूल में 4 सफाई कर्मचारी काम करते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उनको 4000 की तनख्वाह नहीं मिलती, उनको 9000 मिलती थी। हमारी सरकार आने के बाद से पूरा फुल वेज मिलता था, और आज उनकी तनख्वाह बढ़ गई है, अब उनको 14000 रुपए मिला करेगी। तो आप ये देखो, एक गरीब आदमी, उसको पहले 9000 तनख्वाह मिलती थी, उसकी तनख्वाह हो गई 13500। पहले वो बिजली का बिल देता था, बिजली के बिल में महीने में उसकी 2 से 2500 रुपये महीने की बचत होने लग गई। 1000 रुपये उसके पानी में बचने लग गए। पहले हर साल स्कूल वाले फीस बढ़ा देते थे, लगभग 1000 रुपये उसकी फीस बचने लग गई। उसकी सारी दवाइयाँ मुफ्त हो गई। तो 5-7 हज़ार रुपये महीना तो हर एक आदमी के घर में बचत कर दी, और 4-5 हज़ार रुपये महीना उसकी इनकम बढ़ा दी। 10,000 रुपये कम से कम हर आदमी के महीने घर में कमाई ज़्यादा बढ़ गई है जब से दिल्ली में ईमानदार सरकार आई है। टैक्स कम हो गया, टैक्स कम हो गया, महंगाई नहीं बढ़ने दी। एक इमोशनल सा सवाल है, दिव्या पूछ रही है, सच और ईमानदारी की लड़ाई हर दौर में मुश्किल रही है, तो क्या बेईमानों की जीत लड़ाई को धीमी कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। यकीन रखना अपने आप पे, सच्चाई के ऊपर यकीन रखना। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। पहले तो एक चीज समझ लो, अपने आप को कोई बहुत बड़ा 30 मार्का मत समझो कि बस अब हम ही देश बदलेंगे। ये बड़ी लंबी यात्रा है। ये एक बैटन है, हम रेस कर रहे हैं, यहाँ तक हम करेंगे, कल कोई और आएगा, उसको पकड़ा के चले जाएंगे। तो सच्चाई के रास्ते पे चलो। अभी तक भगवान बड़ा उदार है, उसने दिल्ली के अंदर आपकी सरकार बनाई और आपको चुना, नियति ने आपको चुना, आपको माध्यम बनाया वो अच्छा काम कराने के लिए। सच्चाई के रास्ते पे चलते जाओ, विश्वास रखो, अंत पंत में जीत सच्चाई की होती है। कल्पेश पूछ रहे हैं, सर 4 साल में हम एक राज्य में सरकार में हैं और एक राज्य में विपक्ष में हैं, अगले 5 साल में हम कहाँ होंगे? हाँ, अपने बारे में मत सोचो 5 साल में हम कहाँ पे होंगे, पार्टी के बारे में मत सोचो,
आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप को मिट्टी में मिला दो, अपने स्वार्थ को मिट्टी में मिला दो, अपने आप को मिट्टी में मिला दो, और उसके बाद जो उत्पन्न होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। देश के बारे में सोचो। अभी तक आप सारे लोग जो आए हो, कई बार दिमाग उल्टी दिशा में चला जाता है, आप सारे लोग जो आए हो ये आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी आए थे। आम आदमी पार्टी तो अभी 2 साल पहले बनी है। आप सारे लोग क्या सपना लेके आए थे? देश के लिए सपना लेके आए थे, राष्ट्र के लिए सपना लेके आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके आए थे, इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है, ये सपना लेके आए थे। उसी सपने पे चलो। ये चुनाव वगैरह रास्ते के वो हैं, चुनाव लड़ेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी चुनाव लड़ेंगे। देश को आगे बनाना है, उसको सामने रखो। अगली बार सोचो तो देश के बारे में सोचना, आम आदमी पार्टी के बारे में मत सोचना। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, कई बार 1-2 वॉलंटियर्स आते हैं, सर अगर टिकट नहीं मिली तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। तो मैं उसको समझाता हूं, मैंने कहा यार अगर कांग्रेस में भविष्य होता हो तो, या बीजेपी में भविष्य हो, आपको लगता हो भाई कांग्रेस इस देश को भविष्य दे देगी, बीजेपी इस देश को भविष्य दे देगी, तो सारे ही चलते हैं ना, तो अकेला क्यों जा रहा है? हम भी चलते हैं तेरे साथ। तो थोड़ा सा बैठ के सोचो यार, हम कई बार भटक नहीं जाते अपनी सोच में। टिकट नहीं मिली तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, ये क्या बात है यार? कांग्रेस में इसीलिए थोड़ी काम कर रहे थे हम लोग, तो बड़ी छोटी चीज हो गई। कांग्रेस में भविष्य है, बीजेपी में भविष्य है, वो इस देश को भविष्य दे सकते हैं। कभी सोचना बैठ के, ऐसी गलती मत करो। दूर देश से यूएस से करमजीत सिंह जी हैं। अरविंद जी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और एक्सपोज जो आपने किया है ईवीएम फ्रॉड का, इसको कंप्लीटली दुनिया के सामने लेके आइए। हम आपके साथ हैं, इनकलाब जिंदाबाद। इसको करेंगे, मैं लगा हुआ हूँ, आप चिंता ना करो। जिस चीज को मैं पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ, मैं लगा हूँ। समय आने पे सारा, अभी थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, और समय आने पे सारा बताएंगे। भारत है लंदन से। हम बहुत सारे साथी जो विदेशों में रह रहे हैं और दिल्ली के बाहर रह रहे हैं, हम कैसे रिमोटली आपको हेल्प कर सकते हैं? सोशल मीडिया में या और किस तरीके से कर सकते हैं? किससे टच में हैं? सब तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जितने लोग तो भारत में रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन निर्माण में लगो अब, और जो बाहर रह रहे हैं वो ईमानदार राजनीति के प्रचार के बारे में लग सकते हैं कि किस तरह से अगर ईमानदार सरकार आ जाए तो कैसे देश का निर्माण बड़ी तेजी से होने लगता है, लोगों का निर्माण बड़ी तेजी से होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वी गोइंग टू फाइट द माइटी पावर ऑफ मनी? ममता है ज्यूरिख से। हमारी, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारी औकात क्या थी? दिल्ली चुनाव लड़े आप, पैसा था? नहीं था। आपके पास आदमी थे? नहीं थे। क्या था? आपकी सच्चाई थी, जज्बा था। और हम बार बार कहते हैं, जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग होती है, जुनून जीतता है, पैसा हारता है। इन लोगों के पास कितना पैसा था, सारा पैसा इन्होंने लगा दिया हमें हराने के लिए। आज बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी नहीं है, ये तो आपस में कर लेंगे। दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन आम आदमी पार्टी है। क्यों? ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास जुनूनी लोग हैं, मरने मिटने वाले, जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास। उनसे डरते हैं ये लोग, आपसे डरते हैं ये लोग। अगला सवाल मनीष जी के लिए है। भव्या खन्ना सफदरजंग एनक्लेव से पूछ रहे हैं, आउटकम बजट क्या है और क्यों है? ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत बड़ी समझना। चीज है। पहली बार देश के अंदर कोई पार्टी आई है जो अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है। मैंने इसको समझाया था विधानसभा में भी, यहाँ उसी एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। जैसे बजट बनाते वक्त जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, वो एक तरह से सारे पैसे की कोऑर्डिनेटर होती है, वो सब पैसे की, बहुत देशी भाषा में बोले तो मालिक होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके पास सारा पैसा होता है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसा देता है, इसको हॉस्पिटल बनाना है, इसको स्कूल बनाना है, इसको सड़क बनानी है, इसको तनख्वाहें देनी है, ये सब पैसा देता है। अगर अब फर्ज कर लीजिए कि एक किसी हॉस्पिटल में एक बड़ी मशीन, एमआरआई मशीन खरीदने के लिए सपोज 10 करोड़ रुपए दिया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उससे वापस पूछता है आपने मशीन खरीदी कि नहीं खरीदी। अगर हॉस्पिटल बोलता है जी हमने 1 साल में मशीन नहीं खरीदी, आपका ये 10 करोड़ रुपए बच गया,
तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, ये खराब बात मानी जाती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छे से काम नहीं किया। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ रुपए खर्च करके मशीन ले ली और हॉस्पिटल में लाके लगा दी, तो सब खुश हो जाते हैं जी, मशीन खरीद ली गई, बजट पूरा हो गया, पैसा खर्च हो गया, सब कागजों पे खुश होकर लिख देते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन वो मशीन अगर कागज में दबी हुई, पॉलिथीन से पैक हुई रखी रही, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। पहली बार हमने बजट में ये सिस्टम डाला है कि आपने अगर 10 करोड़ रुपए खर्च करके कोई मशीन खरीदी, स्कैनिंग, MRI, कोई टेस्ट करने की मशीन हॉस्पिटल के लिए खरीदी, तो उस मशीन से आप कितने मरीजों का टेस्ट करेंगे ये पहले बताओ, और उसके बाद हर 3 महीने में हमें बताओ उतने टेस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो अब जो ऑफिसर 10 करोड़ रुपए खर्च करने की सोच रहा है मशीन खरीदने पे, उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि हर 3 महीने में मैं इस मशीन पे कितने का इलाज करूंगा। तो मशीन के खरीदने भर से संतुष्टि नहीं होगी इस बजट में। आउटकम बजट का मतलब है कि आउटकम के रूप में पेशेंट देखे कि नहीं देखे। अगर पेशेंट नहीं देखे गए तो उस ऑफिसर के खिलाफ वहां मार्क दिखता रहेगा, भाई इसका आउटकम पूरा नहीं हुआ, इस ऑफिसर ने अभी आउटकम का काम पूरा नहीं किया, मशीन खरीद के रख ली है। अभी तक मशीन खरीदने भर से काम हो जाता था। तो ये आउटकम बजट है। ये हर चीज में, सड़क बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, फ्लाईओवर को उतने लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, भाई पहले कैसे सोचा था, और क्या, या किसी भी चीज को, स्कूल में उतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील, हम हमेशा सोचते हैं मिड डे मील में कि बच्चे मतलब थोड़ा दूर की चीज है, हम न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाएंगे, बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, बच्चे स्वस्थ रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे, ये भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। अभी तक हम बस मिड डे मील बढ़ गया, बहुत बढ़िया, बच्चों से पूछ लेते हैं मिड डे मील मिल गया बेटा, बच्चे कहें तो उसका आउटकम क्या है, क्यों किया वो काम, मशीन क्यों खरीदी, मिड डे मील क्यों बांटा, बिल्डिंग क्यों बनाई, वो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, उसको आउटकम बजट कह रहे हैं। 2 सिमिलर से सवाल हैं, एक साथ पढ़ देता हूँ मैं। एशले हैं गोवा से और जोबन है पंजाब से। कह रहे हैं कि आप गोवा और पंजाब कब आ रहे हैं और यहाँ के वॉलंटियर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन। जैसा अभी मैंने कहा कि सब लोग, पहली भी चीज़ तो पंजाब और गोवा के खास तौर से वॉलंटियर्स और वहाँ की लीडरशिप के लिए मैसेज है बहुत बहुत बधाई उनको कि पंजाब के अंदर अब सब लोग मिलके, फुल्का जी, खैरा साहब, भगवंत मान, घुग्गी और भी जितने लीडरशिप है, सारे वॉलंटियर्स के साथ मिलके जो जो वादे कांग्रेस ने किए हैं वो सारे पूरे कराने हैं। उन्होंने कहा था सारे युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था 1 महीने में नशा दूर करेंगे, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। तो सारे वादे उनसे पूरे कराने हैं और उनकी छाती पे बैठे रहना है। गोवा को एक अच्छा लीडर मिला है, एल्विस गोम्स। लड़ाई लंबी है, इस बार नतीजे जो भी हों। एल्विस गोम्स जब सरकार में थे तब भी इनकी नाक में दम करके रखते थे, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि एल्विस गोम्स अपने सारे वॉलंटियर्स के साथ, सारे कैंडिडेट्स के साथ मिलके जो नई सरकार बनी है उनसे सारे गोवा के लोगों के सपने पूरे कराएंगे। सवाल काफ़ी सारे हैं पर एक आखिरी सवाल लेते हैं। डॉक्टर सफ़ीन है अहमदाबाद से और पूछ रहे अरविंद जी आप गुजरात कब आ रहे हैं। आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा, चिंता मत कीजिए। अभी एमसीडी के चुनाव में हम सब लोग बिजी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एमसीडी के चुनाव में भी एक ईमानदार सरकार बनेगी। और आप सब लोगों ने बहुत त्याग किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत त्याग किया है। आप सब लोगों को सलाम, जय हिंद।